Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, मगर उनके दिखाए रास्ते पर चलने वालों के दिन बहुर ही रहे हैं। कुछ दिनों पहले अर्जेंटीना में हावियर मिले ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। मिले को अर्जेंटीना का ट्रंप कहा जा सकता है। अब नीदरलैंड्स में भी हवा बदल रही है। वहां के आम चुनावों में हियत विल्डर्स की फ्रीडम पार्टी सबसे आगे चल रही है। अगर उनकी सरकार बन गई तो विल्डर्स नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। विल्डर्स इस्लाम और प्रवासी विरोधी बयानों के लिए कुख्यात रहे हैं। उनका चुनावी घोषणा पत्र नफरती वादों से भरा था। जानकार कहते हैं चुनाव के नतीजे ने नीदरलैंड के साथ साथ पूरे यूरोप को हिला दिया है। इसका असर दूर तक दिख सकता है। तो आज हम जानेंगे हियत विल्डर्स की कहानी क्या है, नीदरलैंड्स में चुनाव का प्रोसेस क्या है, कैसे कराए जाते हैं चुनाव और हालिया नतीजे का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी नीदरलैंड्स के चुनाव की। पहले बेसिक्स हम क्लियर कर लें। लेकिन नीदरलैंड्स को हॉलैंड के नाम से भी आप जानते हैं। जनवरी 2020 में हॉलैंड वाले नाम का आधिकारिक इस्तेमाल रोक दिया गया है। वैसे नीदरलैंड्स यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में बसा है, बेल्जियम और जर्मनी के बीच में पड़ता है। मुल्क की पश्चिमी सीमा नॉर्थ सी से लगी हुई है। नीदरलैंड्स की 65% जमीन सी लेवल के नीचे है। आबादी लगभग 1 करोड़ 80 लाख है। 55% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। यहाँ पे लगभग 20% आबादी रोमन कैथलिक है, 14% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, 5% लोग इस्लाम को मानते हैं, बाकी में दूसरे धर्म आ जाते हैं। नेशनल करेंसी यहाँ की भी यूरो है, या ये कह लीजिए कि नेशनल करेंसी नहीं है, जो यूरो जोन की करेंसी है वो यहाँ पे चलती है। प्रति व्यक्ति आय लगभग 47 लाख रुपए यहाँ की है, भारत से लगभग 21 गुना अधिक। आधिकारिक भाषा डच है, लेकिन अंग्रेजी भी यहाँ पे प्रमुखता से बोली समझी जाती है। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है। ब्रेदा, हार्लेम और हेग दूसरे बड़े शहर हैं यहाँ के। हवाई मार्ग से नई दिल्ली और एम्स्टर्डम के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर की है। इतिहास क्या है इस मुल्क का? 13वीं सदी में नीदरलैंड्स और बेल्जियम का ज्यादातर इलाका फिलिप द गुड के जमाने में एक हुआ, यानी एक यूनिट बना ज्योग्राफिकल। उसके पहले यह जमीन अलग अलग हिस्सों में थी, अलग अलग लोगों के कंट्रोल में। 14वीं सदी में यह इलाका हैब्सबर्ग साम्राज्य में आया। आज ये पड़ता है ऑस्ट्रिया में। 15वीं सदी में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक वाली बहस शुरू हो गई। यहाँ पे लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वर्चस्व स्थापित करना चाहने लगे कि तू बड़ा कि मैं बड़ा। ये लड़ाई 16वीं सदी के अंत में जाकर कंक्लूड हुई और फिर फ्रेंच सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पे कब्जा हो गया। 1814 में जनता ने विद्रोह कर दिया। फ्रांस से आज़ादी की घोषणा हुई। 1839 तक बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड एक थे। उसे किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स के नाम से तब जाना जाता था। 1839 में बेल्जियम और नीदरलैंड्स हो गए आज़ाद और लक्समबर्ग को आज़ादी मिली 1890 में। फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। नीदरलैंड्स इसमें बचा रहा, मगर दूसरे वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी का कंट्रोल यहाँ पे स्थापित हुआ। वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई अंततः और उन्हें यहाँ से निकलना भी पड़ा। 1945 में नीदरलैंड्स यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन का हिस्सा बन गया। वो नेटो और यूरोपियन यूनियन जैसे संगठनों का संस्थापक सदस्य भी है, मतलब शुरुआत से मेंबर। कुछ और फैक्ट्स भी जान लीजिए आप। नीदरलैंड्स यूरोप के बड़े औपनिवेशिक देशों में से एक था, यानी जिस तरह अंग्रेज जगह जगह जाके अपना साम्राज्य स्थापित करते थे, वैसे ही इनमें भी दिक्कत थी। उसने इंडोनेशिया और सूरीनाम जैसे देशों में अपनी कॉलोनीज बनाई। नीदरलैंड्स के हेग में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC भी इसी शहर में स्थापित है। भूगोल और इतिहास हो गया, अब पॉलिटिक्स को समझने की बारी आई। नीदरलैंड्स में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी राजशाही भी और संसद भी। किंग विलियम अलेक्जेंडर राष्ट्र के मुखिया हैं, या कह लीजिए यहाँ के टिटुलर हेड, राजा पढ़ते हैं यहाँ के। यहाँ की संसद को कहते हैं स्टेट्स जनरल। इसमें 2 सदन है, भारत जैसे ही। ऊपरी सदन को सेनेट कहते हैं। इसमें 75 मेंबर। कार्यकाल इनका होता है 4 साल का। इनका चुनाव लोकल काउंसिलर्स करते हैं। निचले सदन यानी वहाँ की लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें 150 सदस्य होते हैं और इनके चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है, जैसे अपने सांसद चुने जाते हैं लोकसभा वाले। निचले सदन में जिस दल को बहुमत मिलता है उसका नेता बनता है प्रधानमंत्री। निचले सदन का कार्यकाल भी 4 ही वर्ष का होता है, बशर्ते किसी वजह से बीच में सदन भंग ना हो जाए। उस स्थिति में यहाँ पे मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं, मिड टर्म वाले इलेक्शंस, जैसे कि इस बार हुआ है। पिछला चुनाव हो गया था 2021 में, तब माइकल रूटे PM बने,
जुलाई 2030 में उनकी सरकार लेकिन गिर गई और फिर नए चुनावों का ऐलान हुआ। 22 नवंबर को वोटिंग हो गई और अब नतीजा साफ होने लगा है। नतीजा बताएं उससे पहले आपको प्रोसेस भी जानना पड़ेगा कि हमने क्यों कहा कि साफ होने लगा है। 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस मुल्क में वोट डाल सकता है। 3 बुनियादी शर्तें हैं। पहली, नीदरलैंड्स की नागरिकता आपके पास में होनी चाहिए, आप सिटीजन हो। वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और किसी कोर्ट ने वोटिंग से आपको न रोका हो। वोटिंग का प्रोसेस हिंदुस्तान से थोड़ा अलग है। वहां पॉलिटिकल पार्टियां पूरे देश के लिए कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बना के पहले ही इशू कर देती हैं, जारी कर देती हैं। वोटर्स उस लिस्ट पर वोट करते हैं। कैंडिडेट को मिला वोट पार्टी का वोट माना जाता है। गिनती में टोटल वोट्स को 150 सीटों में बांट दिया जाता है। फिर पार्टियों को सीट्स अलॉट की जाती हैं। तब पार्टियों की कैंडिडेट लिस्ट निकाली जाती है और उस हिसाब से सांसद भेजे जाते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी को 25 सीटें मिल गई, फिर उस पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट में मौजूद टॉप 25 लोग हो जाएंगे सांसद वहां के। बहुमत के लिए 76 सीट्स आपको चाहिए अगर आपको नीदरलैंड में सरकार बनानी है। जो पार्टी या गठबंधन बहुमत जुटा ले उसका नेता बनेगा प्रधानमंत्री। अब जानते हैं चुनाव का नतीजा। फ्रीडम पार्टी सबसे आगे चल रही है 37 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर ग्रीन्स एंड लेबर पार्टी है, उनको 25 सीटें मिल गई। उनके बाद फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी पार्टी आती है, 24 सीटें इनके भी पास हैं। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट 20 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी का नाम है। बाकी की 44 सीटों पर दूसरी छोटी पार्टियां जीती हैं। फ्रीडम पार्टी बहुमत जुटाने का दावा कर रही है, लेकिन ये इतना भी सीधा या आसान नहीं है। उनका मैनिफेस्टो ईयू छोड़ने और शरणार्थियों को निकालने जैसे वादों से भरा था। नीदरलैंड्स को यूरोप के सबसे उदार देशों में गिना जाता है। क्या फ्रीडम पार्टी सरकार बनाने में सफल हो सकती है? उन्हें किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं? ये समझने के लिए हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी तक उन्होंने बढ़त बनाई है, लेकिन इस बात को भी समझिए कि इसके पहले और भी जो कंटेंटर्स हैं उन्होंने कहा है इस चीज को कि वो कंसिडर कर सकते हैं। देखिए आप गीट्स बिल्डर्स का जो रेपुटेशन है ना, जो रेपुटेशन है उनका, वो रेपुटेशन वहां पर ऐसा है कि वो कभी यहाँ अटैच हो सकते हैं, कभी किसी पार्टी से अटैच हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टीज जो सत्ता में आना चाहेंगी वो रेडी होंगी। अब बात यह आती है कि कौन कौन रेडी होता है उनके साथ सरकार बनाने के लिए, और वहां पे ऑलरेडी इस बात को लेकर राय बन रही है कि बिल्डर्स का जिस तरह से परफॉर्मेंस है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई टेकर्स नहीं है उनके, ठीक है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ही इज वेरी पॉपुलर। तो इस पॉपुलिज्म की जो वेव है, इसको राइड करने के लिए, जैसा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होता है, ऑफ कोर्स टेकर्स आएंगे। तो इस पर हम लोग फिर बात करेंगे कि ये टेकर्स कौन आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतना कठिन नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं। ये इतना कठिन नहीं है, इस पर ऑलरेडी विचार चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रीडम पार्टी की बढ़त पर हंगामा क्यों मचा है, कि कोई जीत गया उससे आपको क्या प्रॉब्लम? अगर ये आपका सवाल है तो आगे का वीडियो आपके लिए। सारा बवाल पार्टी के नेता हियत विल्डर्स को लेके है। वहां के ट्रंप, वो इस्लाम और प्रवासी विरोधी बयानों के लिए कुख्यात हैं पहले ही। वो कहते हैं, बिंदुवार बता रहे हैं, मैं सत्ता में आया तो मुसलमान शरणार्थियों को देश के बाहर फेंक दूंगा। वो शरणार्थियों की तुलना शरीर के मैल से करते हैं। दूसरा बिंदु, वो कुरान की तुलना हिटलर की किताब से करते हैं, बैन कराने की धमकी देते हैं। हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान वो देते रहे हैं, उनका उल्लेख हम वैसे नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि प्रवासियों के चलते स्थानीय लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। सारी समस्याओं की जड़ में उनको प्रवासी ही नजर आते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि ये नीदरलैंड्स के ट्रंप, इनका इतिहास क्या है। पैदाइश इनकी है 1963 की। स्कूली पढ़ाई लिखाई के बाद इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का कोर्स किया, बाद में कानून की भी पढ़ाई की। बचपन में इनको दुनिया घूमने का ख्वाब था, लेकिन पैसे की तंगी थी तो तब नहीं कर पाए। वो जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इजराइल घूमने गए। वहाँ उन्होंने वेस्ट बैंक के यहूदी सेटलमेंट्स में काम किया। दर्शक जानते हैं कि ये सेटलमेंट्स वो बस्तियां हैं जो इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर जबरन कब्जा करके बसाई हुई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्हें अवैध मानती है। जबरन कब्जा। वहाँ कुछ महीने पैसे इन्होंने जोड़े सेटलमेंट्स में काम करके, फिर बगल के अरब देशों की यात्रा पर ये निकले, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिनों तक ये टिके नहीं। कई देशों में सिविल वॉर चल रही थी, कहीं पर राजनीतिक अस्थिरता थी। मिडिल ईस्ट से लौटने के बाद फिर से हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी में इन्होंने नौकरी पकड़ी। उनको तब लिखने का भी शौक था और इसी शौक के चलते उनका वास्ता राजनीति से हुआ। ऑफर आया नेताओं के भाषण लिखने का, इन्होंने हामी भी भरी। फिर यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। पहले नेताओं को स्क्रिप्ट देते थे, अब अपनी स्क्रिप्ट खुद पढ़ते हैं। विल्डर्स ने पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के नेताओं के लिए भाषण लिखे। उन दिनों फ्रिट्स बोल्केस्टीन बड़े नेता हुआ करते थे नीदरलैंड की। विल्डर्स की उनसे अच्छी जमी। फ्रिट्स ने उन्हें अपना
असिस्टेंट बनाया, उन्हें विदेश मामलों से संबंधित सुझाव दिया करते। अब वो पार्टी को और करीब से देखने लगे। 1998 में विल्डर्स पहली बार सांसद हुए। इस्लाम विरोधी बयान देकर उन्होंने तभी भी सुर्खियां बटोरी थी। 2006 में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, फ्रीडम पार्टी, पीवीवी नाम से। 2006 के चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 9 सीटें। समय के साथ नीदरलैंड्स में दक्षिण पंथ का उभार बढ़ा, मगर फ्रीडम पार्टी कभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंची आज से पहले। 2021 के चुनाव में उन्हें 17 सीटें मिल गई। अब की बार उन्होंने दोगुनी सीटें हासिल की और अब सरकार बनाने की रेस में वो सबसे आगे चल रहे हैं। विल्डर्स की जीत के पीछे उनकी एंटी इस्लाम और पॉपुलिस्ट वादों का हाथ माना जा रहा है। पॉपुलिज्म क्या और नीदरलैंड्स की पॉलिटिक्स में इसकी जगह कैसे बन गई, एक्सपर्ट्स को आप सुन लीजिए। ये पॉपुलिज्म शब्द क्या है? पॉपुलिज्म जो है वो मतलब जिस तरह का, देखिए पॉपुलिज्म का जो बेसिकली रूट है, इसको ऐसे समझिए कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स क्या कहती है। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ये कहती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत एलिटिस्ट हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशंस जो है वो कॉमन लोगों की परेशानी समझने में नाकाम है। तो जो पर्सन ऑन द स्ट्रीट है उसके इश्यूज को समझने में ये सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस नाकाम है, ये सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो है वो नाकाम है। और हम जो है इसको आगे ठीक करेंगे, क्योंकि हम जो है एक ट्रेडिशनल वैल्यू के लिए स्टैंड करते हैं। हम जो है हम अपने कंट्री को दोबारा से स्ट्रांग बनाएंगे। आप ये जो मैंने आपसे कहा, आपको ये कॉमन थ्रेड दिखेगा, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो एर्दोआन हो, चाहे वो मेलोनी हो, चाहे वो गिल्डर्स हो, चाहे वो स्वीडन में जो पार्टीज है अभी जीती हैं, फिनलैंड में जो कंजर्वेटिव पार्टीज है, मार्गिन पेन हो, आपको हर जगह कॉमन दिखेगा कि जो इलेक्टेड लीडर्स रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हॉलो आउट हो चुके हैं। मतलब उनको सबवर्ट करना, ये पॉपुलिज्म का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क होता है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस थियोरी में जब पॉपुलिज्म पढ़ाया जाता है। बाकी अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रेल में मैं आपसे कहूं तो यूरोप में देखिए, यूरोप की जो पहचान है वर्ल्ड वॉर के बाद से, वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो एक मॉडल है उसके वजह से, जो एक रीजनल इंटीग्रेशन का मॉडल है उसके वजह से जाना जाता है। ये जो रीजनल इंटीग्रेशन का मॉडल है, ये बेसिकली एक नियो लिबरल कॉन्सेप्ट है। नियो लिबरल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कि नियो लिबरल वैल्यूज पर आधारित है, यानी कि डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट, और इस तरह से कि भाई सिक्योरिटी तो नेटो देख रहा है, और हम अपने पुराने पास्ट को हटाकर और जो लड़ाई हुई उसको हटाकर नाउ वी विल कम टुगेदर, और हम एक तरह से एक फ्री मार्केट और डेमोक्रेटिक उसमें बंद कर और हम एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। तो काफी सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% सक्सेसफुल है, क्योंकि 100% सक्सेसफुल या 100% फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन काफी सक्सेसफुल है। दुनिया में जो रीजनल इंटीग्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं उनके बरक्स अगर कंपेयर करेंगे तो काफी सक्सेसफुल है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, नियो लिबरल वैल्यूज क्या है कि असाइलम सीकिंग जो है वो एक मूलभूत हर एक इंसान का एक मूलभूत अधिकार है। आप असाइलम, अगर आपको लगता है कि आपके देश में आपका जेनोसाइड हो रहा है, आपके देश में आपके साथ ऐसा जिसको जैसे मलाला यूसुफजई को गोली मार दी गई, या किसी जो होमोसेक्सुअल्स का, जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो किसी और देश में जाके असाइलम सीख कर सकते हैं। ये एक मूलभूत कहा जाता है कि अधिकार है हर व्यक्ति का। और न्यू लिबरल जो वैल्यूज है वो इन सब चीजों को एस्पाउस करती हैं। एक आपने और बहुत सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है वो ह्यूमन राइट्स का हर जगह ठेकेदार बना रहता है, राइट। अब इसको जोड़ते हैं कि 2015-16 में जो रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, क्योंकि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स में जो लगातार अरब स्प्रिंग के बाद 2011 के बाद एक वहां पे डिक्टेटरशिप्स वापस आने लग गई, तो वहां पे जो सिविल वॉर की स्थितियां थी, वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट थी, उससे भागने के लिए ये सारे के सारे लोग कहाँ गए? यूरोप गए। अब एक सवाल उठता है कि ये यूरोप क्यों गए, ये मुस्लिम देशों में क्यों नहीं गए? तो बिल्कुल सही बात है, जो यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, ये क्यों नहीं लेते मुस्लिम देशों के रेफ्यूजीज को? लेकिन ये नहीं लेते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम उस जिनीवा कन्वेंशन के सिग्नेटरी नहीं है। अब इनको कोई रोक तो रहा नहीं है उसका सिग्नेटरी बनने से, लेकिन लिहाजा ये अपने बॉर्डर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करके रखते हैं। और एक आपने इसका मुजाहिरा उसमें भी देखा है कि जो अरब इजराइल, इस वक्त जो इजराइल हमास की क्राइसिस चल रही है, तो गाजा के जो सिटीजन है उनको कोई लेने को तैयार नहीं है। विल्डर्स की जीत को यूरोप में दक्षिण पंथ के उभार के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों? आप बाकी देशों के उदाहरण से समझिए। हंगरी एक मुल्क है, वहाँ विक्टर ओरबान जीते हुए हैं। इटली में जॉर्जिया मेलोनी सरकार में है। फ्रांस में मरीन ला पेन का वोटर बेस लगातार बढ़ ही रहा है। नीदरलैंड्स के चुनावी नतीजों को अब कैसे देखा जाए, इन तथ्यों के आलोक में यूरोप की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ जाएगा, अब वो सुनिए।
एनर्जी के प्राइसेस की वजह से जो इन्फ्लेशन है, जो यूक्रेन वॉर की वजह से है, जो रशियन ऑयल के प्रति सैंक्शंस हैं उसके वजह से जो इन्फ्लेशन है, अब ये सब फैक्टर्स जो एंड कंज्यूमर होता है उसको अफेक्ट करते हैं। भले ही चाहे उर्सुला वॉन डर लायन जितने भी अच्छी तरह खड़े होके कहें कि हम कोऑर्डिनेटेड सैंक्शंस बनाएंगे और हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसीज जो है वो डेमोक्रेसीज में बेसिकली जो वोटर है उसको, उसका जो पॉलिटिकल परसेप्शन है वो मैटर करता है। तो ये जो एनर्जी इन्फ्लेशन है यूक्रेन वॉर के वजह से, सैंक्शंस है रशिया पे उसके वजह से, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और विल्डर्स का जो विनिंग फॉर्मूला है वो यही है। विल्डर्स ने क्या किया है, जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है उस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को उसने राइजिंग कॉस्ट और हाई प्राइसेस से जोड़ा है। तो ये एक विनिंग फॉर्मूला है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट्स हैं और स्पेशली जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कोई आंसर नहीं है देने के लिए। यूक्रेन वॉर जो है वो अब दूसरे साल में है और लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ रहा है यूरोप में कि ये एक नहीं, कि शायद 1 या 2 या 3 साल भी और चले, इसका कोई अंत नहीं समझ में आ रहा है। तो उनको ऐसे लीडर्स को लाने की जरूरत महसूस हो रही है जो कम से कम इसके बारे में कोई वे आउट बताते हैं। अब वो वे आउट आता है या नहीं आता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ इसमें नैरेटिव है, लेकिन मैं आपको विनिंग फॉर्मूला बता रही हूँ। विनिंग फॉर्मूला जो है वो यही है, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को इस्तेमाल करना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरह, और उसमें ऐड करना राइजिंग कॉस्ट और हाई प्राइसेस को, क्योंकि सच है ये यूरोप के समय कमर जो है वो टूटी हुई है इन सारे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वगैरह से। तो यही रीजन है जिसकी वजह से दिखता है, और यही रीजन है कि आप केवल नेदरलैंड्स की बात अभी देख रहे हैं, आपको सरप्राइजिंग लग रहा है, लेकिन इटली में जीतने के बाद से स्पेन में बढ़त आपने देखी है राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज की। फ्रांस का एग्जांपल आपने खुद दे दिया। जर्मनी में जो एएफडी है, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उसकी बहुत पकड़ बढ़ती जा रही है, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, इनमें तो इनका एक से होता है भले ये पूरी तरह जीते या नहीं। स्वीडन में, फिनलैंड में, नेदरलैंड्स में, हंगरी, पोलैंड तो पहले से ही है। तो हाँ, यूरोप की पॉलिटिक्स में एक तरीके का आपको एक वाटरशेड पैराडाइम शिफ्ट देखने में आ रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, ये कितना रियलिस्टिक रहेगा और कितना, क्योंकि एक बार बाहर से बैठ के क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, जब आप सच में आते हैं गवर्नेंस करने के लिए तो वो गवर्नेंस आप कैसे करते हैं, अब इससे तय होगा कि वोटर्स का इनके ऊपर जो भरोसा है वो बनता है या टूटता है। क्योंकि लाइक आई सेड, इट इज वेरी इजी टू बी अ डिट्रैक्टर। तो अभी तक तो ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि ये अभी गवर्नमेंट्स के बाहर बैठे हुए थे। जब गवर्नमेंट्स के अंदर बैठकर ये करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो सही मायनों में जज होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन जो है वो तो बहुत सीरियस है। वो तो पूरा जो यूरोपियन एक्सपेरिमेंट है, जो नियो लिबरल एक्सपेरिमेंट है यूरोपियन यूनियन का, उसके अस्तित्व पे भी सवाल खड़े करता है। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी किसी दक्षिणपंथी नेता की जीत हो जाती है उसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से होने लगती है। सबसे पॉपुलर रेफरेंस वहीं का आता है। अर्जेंटीना में हाफियर मिले जीते, उन्हें अर्जेंटीना का ट्रंप कह दिया गया। अब विल्डर्स की तुलना भी ट्रंप से हो रही है, उनको नीदरलैंड का ट्रंप कहा जा रहा है। ट्रंप, इस तुलना की वजह क्या क्या है, अब आप ये सुनिए। पॉपुलिज्म का जो हॉलमार्क है वो ये है कि जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज, मतलब जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एस्टैब्लिश्ड कोर्ट्स हैं, ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल एलिटिस्ट हो चुका है, वो करप्ट हो चुका है, वो हमारी बेसिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है। ये पॉपुलिज्म का एक हॉलमार्क है। हाँ, कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ट्रंप किस बात पे जीत कर आए कि वी हैव टू ब्रिंग आवर बॉयज होम, वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट अगेन तो इन्होंने बाइडेन ने कहा, मतलब वी हैव टू ब्रिंग आवर बॉयज होम, अमेरिका शुड बी फॉर अमेरिकन्स। तो इस तरह के जो सेंटिमेंट्स हैं, एक आम इंसान जो है उसको डेफिनेटली दे स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द पर्सन ऑन द स्ट्रीट। इस बात को ध्यान रखिए। तो जैसे मैंने कहा कि एस्टैब्लिश्ड रूल्स और रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करना है ना, ये बेसिकली हॉलमार्क है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का। और जितने पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं ये किसी ना किसी तरह से अपनी बात को इसी तरह परोसते हैं। तो अब अर्जेंटीना, लैटिन अमेरिका तो मैं नहीं कवर करती, लेकिन 100% लैटिन अमेरिका में भी उनका जो आना है वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है जो न्यू लिबरल पॉलिटिक्स है। और कहीं ना कहीं न्यू लिबरल जो पॉलिटिक्स है उसका मैं कहूंगी कि उसकी हिपोक्रेसी भी सामने आती है कि न्यू लिबरल पॉलिटिक्स जो है वो कैसे असमर्थ है, कैसे वो कहते हैं कुछ बात, लेकिन जब उनसे इमिग्रेंट्स के बारे में बात करी जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करी जाती है, तो उनके जवाब जो है वो बड़े मडल्ड होते हैं। तो इस तरह की चीजों से एक जो लोग हैं उनका और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि विश्वास जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर जा रहा है जो साफ साफ तौर पे कहता है कि भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं अपने कंट्री को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा, मैं अपने इकोनॉमी को अपने लोगों के लिए मुहैया कराऊंगा, ना कि कहीं बाहर
बाहर कोई वॉर लड़ने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए ये आपको एक विनिंग फॉर्मूला दिखता है। पर जैसे मैंने कहा कि इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आकर और फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली चेंज करना ये बहुत मुश्किल है। और अभी तक मैंने जितने सो कॉल्ड पॉपुलिस्ट लीडर्स को देखा है, और मैं आपको एग्जांपल यूरोप को तो मैं स्टडी करती हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हंगरी की बात होती है, बहुत विक्टर ऑर्बन की बात होती है, तो एक मजे की बात यह है कि विक्टर ऑर्बन इतने पॉपुलर स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन ईयू के विद इन सारी की सारी ऐसी पॉलिसीज पे ईयू के साथ वोट करते हैं जो इकोनॉमिकली उनके फायदे की होती हैं, जिसमें मतलब जो ईयू का इकोनॉमिक लॉजिक जिसमें काम करता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये पॉपुलिस्ट जो लीडर्स हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पे बार बार आती है, और हम लोग इसको बार बार कर रहे हैं कि इस वक्त यूरोप जिस दौर से गुजर रहा है, स्पेशली जो एंटी इमिग्रेशन जो सेंटिमेंट है, वो आप एक समझ लीजिए कि आग में घी का काम करता है। दैट इज अ कैटलिस्ट, दैट इज अ कैटलिस्ट। और इस चीज को, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, इसको यूरोप को इसके पहले कि सिविल वॉर हो, कुछ ना कुछ वे आउट जरूर निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है। नीदरलैंड्स का चैप्टर यहीं तक। अब सुर्खियों की तरफ हम बढ़ते हैं। पहली सुर्खी इजराइल हमास जंग से है। 24 नवंबर की सुबह 7 बजे से संघर्ष विराम लागू हुआ। शाम से बंधकों की रिहाई भी शुरू हो गई। 22 नवंबर को इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था। 4 दिनों तक लड़ाई रोकने के बदले हमास 50 बंधकों को छोड़ने की बात कर रहा है। बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। हमास इनको बंधक कहता है जो इजराइल की जेलों में है। डील 23 नवंबर से लागू होने वाली थी। सूत्रों ने दावा किया कि हमास शर्तों पर आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते डील को एक दिन के लिए टाला गया। आज सुबह वो रुकावट भी दूर हुई। इजरायली अखबार हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। हमास पहले दिन 13 बंधकों को छोड़ने वाला है। इजराइल हमास जंग के बारे में हम विस्तार से दुनियादारी में बात कर रहे हैं। उन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे, उसमें डील का रेफरेंस भी है। इजराइल से एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया है। इजराइल का इल्ज़ाम है कि वो अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर को मैनेज कर रहे थे। वैसे दर्शक ये जान लें कि इजराइल अभी तक फिजिकल एविडेंस वो दुनिया के सामने नहीं रख पाया कि अल शिफा के नीचे वो जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या नोड की बात कर रहा था वो है कहाँ पे, वो सुरंगें कहाँ पे हैं। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के हाईकोर्ट ने जापान को मुआवजा चुकाने का आदेश दे दिया है। इसकी याचिका 16 कोरियाई महिलाओं ने लगाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन महिलाओं को जापानी सैनिकों ने सेक्स स्लेव बनाकर रखा, जबरन सेक्स किया इनके साथ। इन्हें कंफर्ट वुमेन का नाम दे दिया। 2016 में महिलाओं ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर की, मुआवजा मांगा जो बलात्कार हुआ उनका उसके लिए। 2021 में कोर्ट ने अपील को नकारा। फिर वो हाई कोर्ट पहुंची और अब हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पलटा है। हाई कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी मामलों में स्टेट इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। इंटरनेशनल लॉ भी इससे इत्तेफाक रखता है। जापान ने कहा कि ये दुखद है, इस फैसले को नहीं माना जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 2 लाख से अधिक महिलाओं को कंफर्ट वुमेन बनाया गया। इनका जबरन रेप हुआ। इन महिलाओं को कोरिया के अलावा फिलीपींस, चीन, ताइवान और इंडोनेशिया से लाया गया था। अधिकतर पीड़ित महिलाओं की अब मौत हो चुकी है। कंफर्ट वुमेन के विषय में आप जानना चाहते हैं विस्तार से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज के दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है। सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।